नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। महाराष्ट्र में सियासी बवंडर जारी है। उद्धव ठाकरे के करीबी विधायक ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंत्री बीते सरकार में एकनाथ शिंदे नाम की परेशानी इस वक्त मंडरा रही है उद्धव ठाकरे के सिर पर। हम आज हल्ला बोल में इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि सूरत के होटल में डटे एकनाथ शिंदे ने अपने 3 समर्थक विधायकों को उद्धव ठाकरे के पास प्रस्ताव लेकर भेजा है। पहले शिवसेना ने दावा किया था कि शिंदे के वो तीनों समर्थक वापस लौट आए, लेकिन अब खबर आ रही है कि तीनों उद्धव के पास एकनाथ शिंदे का प्रस्ताव लेकर आए हैं। प्रस्ताव ये कि शिवसेना महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाए। एकनाथ शिंदे ने राज्यसभा चुनाव के बाद भी उद्धव ठाकरे के सामने ऐसा ही प्रस्ताव रखा था, जिसे उद्धव ने इनकार कर दिया था। इस बीच शिवसेना की ओर से सियासी संकट टालने की कोशिशें हो रही है। उद्धव ठाकरे ने पार्टी के 2 नेताओं मिलिंद नार्वेकर और रवि पाठक को बागी विधायकों के साथ बातचीत के लिए सूरत भेजा है। सूत्र बताते हैं कि बातचीत अभी भी जारी है। इस बीच 7 बजे उद्धव ने शिवसेना के सांसदों की बैठक बुलाई है। साथ ही 7:30 बजे डिप्टी सीएम अजीत पवार उद्धव ठाकरे से भी मुलाकात करेंगे। यानी बैठकों का दौर एक तरफ महाराष्ट्र में इस वक्त चल रहा है, तो दूसरी तरफ सवाल यही है कि 55 विधायक कुल शिवसेना के और शिवसेना के सुप्रीमो और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे के बुलाने पर अगर सिर्फ 17 से 20 विधायक आते हैं, तो बाकी के 35 क्या मूड दिखा रहे हैं, इसी पर आज चर्चा हो रही है। क्या मुश्किल में है उद्धव ठाकरे की सरकार? सुबह से ही महाराष्ट्र में सियासी ड्रामेबाजी चल रही है। इस ड्रामे की शुरुआत तब हुई जब पता चला कि एकनाथ शिंदे अपनी पार्टी के कुछ विधायकों को लेकर सूरत के होटल में डट गए हैं। पहले तो शिवसेना ने किसी भी तरह के संकट से इनकार कर दिया, लेकिन जब वाकई संकट का पता चला तो झटके लगने लगे। अब शिवसेना से लेकर एनसीपी और कांग्रेस तक को इसमें बीजेपी का ऑपरेशन लोटस नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करें। शिवसेनेचे पक्षप्रमुख महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धवसाहेब ठाकरे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। मुंबई के मातोश्री में जबरदस्त हलचल है। 2.5 साल सरकार चलाने के बाद बात शक्ति प्रदर्शन तक पहुंच गई है। उद्धव ठाकरे को यह दिखाना पड़ रहा है कि उनकी पार्टी के ज्यादातर विधायक उनके साथ हैं। सबको मालूम है कि ये नौबत तभी आती है जब बगावत की दस्तक सुनाई देने लगती है। 33 लोग थे और भी 7-8 लोग आसपास हमारे हैं, लेकिन आज हमारे एक विधायक को सीबीआई का नोटिस दिया है, सुहास कांदे, वो मुंबई में बैठा है। और 4-5 लोगों ने संपर्क किया है, वो भी मुंबई में आने के लिए आप बैठे हैं। आज शाम तक बहुत से लोग जमा हो गए। अगर मुंबई पुलिस को सूरत में जाने का मौका मिला तो लगभग जो आंकड़ा बोल रहे हैं उसमें से सभी विधायक लगभग वापस आ जाएंगे। उनका हमारे पास संदेश है कि हमको वापस यहाँ से छुड़ाइए, हमारी जान खतरे में है। ये तस्वीरें सूरत की है। शिवसेना के कद्दावर नेता और उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी रहे एकनाथ शिंदे शहर के होटल में अपने समर्थक विधायकों के साथ डटे हैं। खबर है कि एकनाथ शिंदे के साथ 26 विधायक मौजूद हैं, लेकिन शिवसेना कह रही है कि एकनाथ शिंदे के साथ सिर्फ 12 से 13 विधायक हैं। मुझे लगता है 17 या 18 लोग हो सकते हैं। उसमें से 8 या 9 लोगों ने हमसे संपर्क किया है। जिस तरह से उनको वहाँ घेराबंदी में रखा है गुजरात पुलिस, सेंट्रल पुलिस। एकनाथ शिंदे की बगावत को लेकर गठबंधन की तीनों पार्टियों में जबरदस्त हड़कंप मचा है। शिवसेना से लेकर एनसीपी और कांग्रेस को बीजेपी के ऑपरेशन लोटस का डर सताने लगा है। जो कुछ महाराष्ट्र में हुआ, ये पिछले 2-2.5 साल में दिस इज 3rd इंसिडेंट। इससे पहले 2 हुए थे। मुझे याद है कि जब उद्धव ठाकरे जी का सरकार बना, इससे पहले कुछ हमारे एमएलए को उठाकर यहाँ हरियाणा में गुड़गांव में कुछ एरिया में रखे गए थे, मगर बाद में वहाँ से निकल कर वो वापस आ गए। सरकार बनाया। सरकार बनने के बाद पिछले 2.5 साल सरकार ठीक से चल रहा है। देखो, भाजपा की जो राजनीति है, केंद्र की सत्ता का दुरुपयोग, केंद्र की तपास यंत्रणा का दुरुपयोग और सत्ता से पैसा और उसमें और सत्ता कैसी कमाना, यही उनकी रणनीति रही है। ये असत्य की तरफ
भारतीय लोकतंत्र को लेके जा रही है। क्या यही ऑपरेशन लोटस है? यही डेमोक्रेसी है? गुजरात की भूमि से अगर लोकतंत्र की इस प्रकार से हत्या होती रहेगी तो ये देश में क्या बचेगा? महाराष्ट्र के सत्तारूढ़ गठबंधन की पार्टियों का डर उस वक्त सही साबित होता दिखा जब एकनाथ शिंदे ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, हम बाला साहब के कट्टर शिव सैनिक हैं, हमें बाला साहब ने हिंदुत्व सिखाया है, हम कभी सत्ता के लिए बाला साहब के आदर्शों से समझौता नहीं कर सकते। उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो पार्टी है, यही पार्टी ने उनको मंत्री बनाया 2 बार, वो भी बड़े बड़े पोर्टफोलियो दिए हैं, ये भूल नहीं सकते हम। तो ये पार्टी बाला साहब ठाकरे की, ये पार्टी उद्धव ठाकरे की, ये बयान गलत है। पार्टी पार्टी होती है, बाला साहब जी के पास साथ उद्धव ठाकरे जी पार्टी का लीडरशिप कर रहे हैं। हालांकि सूरत में डटे एकनाथ शिंदे से मुलाकात के लिए बीजेपी के एक विधायक होटल पहुंचे, लेकिन पार्टी अभी अपने पत्ते नहीं खोल रही। नाना पटोले जी के केंद्र का हस्तक्षेप विधान परिषद में इस पर बोला था कि हारने के बाद एक स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है, वो नाना पटोले ने पहले से बनाई। वैसे अभी ये जो बगावत हुई है उसकी स्क्रिप्ट संजय राउत लिख रहे हैं। जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है उसको बहुत माइन्यूटली हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। इससे कुछ परिवर्तन होगा यह कहना ये थोड़ा प्री मैच्योर्ड होगा। इट्स हैंडल विथ केयर। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना हर दांव आजमा रही है और शायद बीजेपी भी। शिवसेना के एक विधायक ने होटल पहुंचने की कोशिश की तो गुजरात पुलिस ने रोक दिया। इस बीच शिवसेना में एकनाथ शिंदे को लेकर नाराजगी बढ़ रही है, उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। साथ ही पार्टी ने उन्हें विधायक दल के नेता के पद से हटा भी दिया है और कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे रही है। उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं ली है, लेकिन जरूर उनके साथ जो मंत्री है अभी जल्द ही उनको उनका मंत्री पद वो खो सकते हैं। एकनाथ शिंदे अपना मंत्री पद नहीं खोएंगे। आज 1-2 दिन में, आज 24 घंटे में क्या होता है देख, लेकिन जो एक्शन लेना है वो ले लेंगे। सबके ऊपर होगी कार्रवाई। जिसने डिसिप्लिन को तोड़ा है वो कोई भी छोटा बड़ा आदमी हो, उसके ऊपर पार्टी में कार्रवाई होती है। इसलिए तो आज विधायक दल के नेतृत्व से उनको दूर किया है। आज तक ब्यूरो। तो मुश्किलों में तो घिर गई है उद्धव सरकार। संजय निरुपम जी नेता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। आनंद दुबे नेता शिवसेना के जुड़ रहे हैं। रतन शारदा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। आसिफ बामला भी जुड़ेंगे। संजय जी आपके पास फौरन आ रही हूं, लेकिन उससे पहले लिए चलते हैं, आप भी सूरत का नजारा जानना चाहेंगे। सूरत से गोपी घांगर हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। उसी होटल के बाहर, ली मेरिडियन के बाहर आप है गोपी, जरा बताइए क्या चल रहा है। क्या इस वक्त भी मिलिंद नार्वेकर, रवि पाठक अंदर एकनाथ शिंदे को मनाने की कोशिश कर रहे हैं? कितने विधायक, क्या खबर मिली आपको वहां पहुंचकर? बिल्कुल, देखिए संजना, इस वक्त हम उसी ले मेरिडियन होटल के बाहर मौजूद है। आपको दिखाते हैं यहाँ पे पूरी तरीके से पुलिस ने इस होटल को कॉर्डन करके रखा हुआ है। यहाँ तक कि अगर जो स्टाफ है, स्टाफ को भी अंदर जाना है तो उन्हें लेने के लिए भी अंदर से दूसरा स्टाफ आता है। पूरी तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम, अगर हम कहें कि पूरी तरीके से एक अभेद किले में तब्दील कर दिया है होटल को। और जहां तक बात है, यहाँ पे जो 2 शिवसेना के नेता यहाँ पे पहुंचे हुए थे, मिलिंद नार्वेकर और रवि पाठक, ये दोनों अभी भी अंदर ही है। करीब पिछले 1 घंटे से इनकी जो मुलाकात है वो एकनाथ शिंदे के साथ चल रही है। इस तरीके के हमारे सूत्र हमें जो है वो बता रहे हैं। बाकी और 1-2 जो विधायक है उनके साथ भी उनकी मुलाकात चल रही है। हालांकि अब तक ये जानकारी मिल पाई रही है कि करीब 30 जितने जो विधायक है वो यहाँ पे इसी होटल के अंदर अभी है। और जो होटल है, इस होटल के करीब 53 जितने जो रूम्स है उसे बुक किया गया है। यानी कहीं ना कहीं ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि और लोग यहाँ पे पहुंचे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो यही है कि अभी भी पिछले करीब 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। अभी भी जो मीटिंग है, ये मीटिंग अभी भी चल रही है। साथ ही ये जो पूरा सुरक्षा यहाँ पे पुलिस जो है, पुलिस तैनात है यहाँ पे हर जगह पर, चप्पे चप्पे पर पुलिस यहाँ पे तैनात है। किसी को भी अंदर जाने का या बाहर आने की इजाजत नहीं है। जो यहाँ पे
होटल के कर्मचारी है, होटल के कर्मचारी को भी अंदर जाना है या बाहर आना है तो उनको लेने के लिए दूसरे कर्मचारी आते हैं, उनके आई कार्ड को चेक किया जा रहा है और उनकी सारी डिटेल्स लेने के बाद ही उनको होटल के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कड़ी यहाँ पे सुरक्षा कर्मी जो है बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। लगातार जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको भी चेक किया जा रहा है। साथ ही जो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि होटल के अंदर करीब 30 जितने जो विधायक है वो यहाँ पे अंदर होटल में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये कब तक बाहर निकलेंगे, क्योंकि पिछले 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है। मिलिंद नावरे और रवि फाटक ये दोनों अंदर मुलाकात कर रहे हैं, हालांकि अब तक बाहर नहीं आए हैं। गोपी 26 या 30 विधायक? देखिए 26 विधायकों की हमें ऑफिशियल डिटेल मिली है, जिसके नाम और तस्वीर हमारे पास है। लेकिन अब बताया जा रहा है, क्योंकि ये सारी सूत्रों के हवाले से ये 26 जो है ये कंफर्म हो चुका है कि 26 की तस्वीर के साथ हमारे पास ये जानकारी है। लेकिन अब ये पता चल रहा है कि इस होटल के अंदर करीब 30 जितने जो विधायक है उन्हें रखा गया है। हालांकि जो 4 है उनकी कहीं आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन 26 की पुष्टि हो चुकी है कि ये 26 विधायक जो है वो इसी होटल के अंदर है। हालांकि जो 4 है उसमें लता करके एक जो विधायक है उनको जब वो सूरत एयरपोर्ट पर पहुंची तो पुलिस उनको प्राइवेट गाड़ी से पीछे के रास्ते से लेकर होटल पहुंची है। तो ये सारी जानकारी है। फिलहाल मीटिंग जो है ये मीटिंग चल रही है। हालांकि क्या नतीजा निकलेगा ये देखना दिलचस्प होगा कि एकनाथ शिंदे मानेंगे या नहीं मानेंगे। अगर बगावत की है तो पूरी तरीके से फिर उद्धव सरकार के लिए मुसीबत जरूर होगा। बने रहिए आप गोपी, हमारे पास आपके पास आते रहेंगे। संजय जी को दिखाइए। संजय जी, उन्होंने तो अभेद्य किला बना दिया है और तस्वीर दिख रही है। सिक्योरिटी के कई लेयर्स हैं। अगर कोई होटल का भी कर्मचारी आ रहा है तो उसको भी अंदर से कोई लेने आता है, फिर ही अंदर जाता है। हालांकि मिलिंद नार्वेकर अंदर बातचीत कर रहे हैं, रवि पाठक अंदर बातचीत कर रहे हैं जो शिवसेना की तरफ से भेजे गए। लेकिन आप लोग अपनी पार्टियों को ऐसे अभेद्य किला में नहीं बना सके। आज सच्चाई ये है कि एकनाथ शिंदे बगावती हो चुके हैं और बागी होने के बाद वो 26 से 30 विधायकों के साथ सूरत में बैठे हुए हैं। मुश्किल में आपकी सरकार है। काउंसिलर की वोटिंग में कई कांग्रेस के भी विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। संजय जी, हाँ, जहां तक कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, वो कितने विधायक हैं, कौन से विधायक हैं, यह एक विषय है। तो इस विषय की जांच हो रही है और हम पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे कांग्रेस के कौन से विधायक हैं जो भारतीय जनता पार्टी या किसी और पार्टी के उम्मीदवार को वोट दिया, तो इसकी छानबीन हो रही है। रही बात एकनाथ शिंदे की बगावत की, दिल्ली के साथ शरद पवार जी ने आज दिल्ली में कहा कि 3 पार्टियों की सरकार है और तीनों पार्टियों के जो प्रमुख हैं ये उनकी जिम्मेदारी बनती है अपनी अपनी पार्टी को संभाल कर रखने का। शिवसेना के एमएलए संभल के रहे और एक सरकार को समर्थन देते रहे, ये एक जिम्मेदारी बनती है मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री जो उसको संभाल दे। इसी तरह से एनसीपी और कांग्रेस के बारे में तीनों पार्टियों के बीच जो एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जो सामंजस्य होना चाहिए, मुझे लगता है वो जबरदस्त है। बड़ा विषय ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी का एक अपना राजनीतिक चरित्र है जो पिछले कई वर्षों से हम लोग देखते हैं। जैसे ही वो सत्ता से बाहर होते हैं, सत्ता में आने के लिए तड़पने लगते हैं। उसके बाद ऑपरेशन कमल, तो ऑपरेशन लोटस, पता नहीं क्या क्या चीजें करते हैं। उसके लिए ये निकेन प्रकार, साम दाम दंड भेद, जितनी भी तरह की रणनीति होती है, कभी ईडी का प्रयोग, दुरुपयोग, कभी सीबीआई का दुरुपयोग, कभी इनकम टैक्स का दुरुपयोग, इस प्रकार की हरकतें करके वो किसी तरह से वापस सत्ता में आना चाहते हैं। ये हमने भारतीय जनता पार्टी का एक चरित्र देखा। और बिल्कुल हमारे देवेंद्र फडणवीस जी जो यहाँ इस समय विरोधी पक्ष के नेता है, उनको आप ध्यान से देखिएगा, जैसे ही उनकी सरकार जाती है उस दिन से वो लगातार इस प्रयास में लगे हुए हैं कि कैसे ये सरकार गिराई जाए और कैसे वापस सत्ता में आया जाए, कैसे वापस। ठीक है संजय जी, एक क्रॉस क्वेश्चन है बस, क्योंकि आपने ईडी का नाम लिया, तो ऐसे काम ही क्यों करने कि ईडी के नोटिस का डर लगे? ऐसे मामलों में फंसना ही क्यों है? अगर सुनिए सर, अगर तो एकनाथ शिंदे ईडी के दबाव में चले गए हैं सूरत, तो फिर ऐसा काम क्यों करना जिसकी वजह से ईडी का दबाव बने? और एकनाथ शिंदे कोई आजकल के नेता तो है नहीं, सबसे कद्दावर नेता आप एक तरह से कहिए उन्हें, बाला साहब ठाकरे के बाद शिवसेना में। इसका जवाब मैं आपको एक पंक्ति में देता हूँ। हाँ। ईडी ने पिछले तमाम वर्षों में 11,000 केसेस रजिस्टर किए, यानी 11,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई, और सिर्फ 7 लोगों को अब तक कन्विक्ट कर पाए।
इसका मतलब अब 11,000 है या 9,000 एग्जैक्ट फिगर आप चेक करिएगा, लेकिन कुछ इतना बड़ा फिगर और 7 या 8 लोगों को अब तक कन्विक्ट कर पाए। तो अब समझ सकते हैं कि ईडी का कब से किस हद तक दुरुपयोग होता है, और जिनके ऊपर ईडी के केसेस लगते हैं वो सचमुच दोषी हैं, इसकी गारंटी नहीं है। जैसे अभी राहुल जी के कल की जो पूछताछ हो रही है, पिछले 5 दिन में 50 घंटे से पूछताछ चल रही है। अब राहुल जी का जो पूरा केस है, उस केस में कुछ दम नहीं है, लेकिन एक जानबूझकर राजनीतिक द्वेष से प्रेरित होकर के इस प्रकार से ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग, इनकम टैक्स का दुरुपयोग होता है। तो आपने सवाल यह पूछा कि हम ऐसा काम करते क्यों है। सच है कि ऐसा हम काम करते नहीं है। ईडी को जानबूझ करके एक अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को फंसाने के लिए, उनको अपनी तरफ खींचने के लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार इस्तेमाल कर रही है या दुरुपयोग कर रही है, ये मेरा कहने का आशय है। हाँ, अगर किसी ने गलत किया है और उसके ऊपर ईडी का केस बनता है, पीएमएलए का वायलेशन का केस बनता है, तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन बहुत एक सिस्टमेटिकली एक पैटर्न देखा जा रहा है कि जहां चुनाव होता है वहां ईडी पहुंचता है, चुनाव की घोषणा हुई और ईडी और इनकम टैक्स पहुंचा। जहां पर आपका कोई अपोजिशन का कोई नेता बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, उसके पीछे ईडी को लगा दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति ऐसा कोई गलत कर रहा है या अपराध कर रहा है या मनी लॉन्ड्रिंग के केस में या करप्शन के केस में है, ये सारे केस। अच्छा ठीक है संजय जी मुझे आगे बढ़ना था, लेकिन फिर एक सवाल मन में आ गया। आपसे बातचीत हमेशा दिलचस्प रहती है। ठीक है, आप बताइए, एकनाथ शिंदे को ऐसी क्या लालच आ गई होगी? शहरी विकास मंत्री हैं, उनका रुतबा है, उनकी बात मानी जा रही थी, ऐसा क्या हो गया होगा कि उन्होंने इतने विधायकों के साथ वो चले गए सूरत, वो भी बीजेपी शासित राज्य में? क्या हुआ होगा? आप ही समझाइए क्या हुआ। मैं एक रहस्य उद्घाटन कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास इसके सबूत अभी हाथ में नहीं। हाँ, वो सबूत किसी के पास महाराष्ट्र में पड़ा है। क्या? ध्यान से सुनना। ये जो मुकेश अंबानी के घर पे जो एक जिलेटिन की छड़ें मिली थी, जिस गाड़ी, वो जिलेटिन की छड़ें किस कंपनी के नाम पे अलॉट, क्योंकि जिलेटिन की छड़ें किसी भी एक प्राइवेट आदमी को नहीं, प्राइवेट नागरिक को नहीं मिल सकता। वो एक कंपनी को मिलता है और विशेष पर्पज से मिलता है और उसका रजिस्टर मेंटेन होता है। तो जब वो छानबीन हुई और एनआईए ने छानबीन की, तो ऐसा पाया गया एक पर्टिकुलर एक खास रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी के नाम पे वो जिलेटिन की छड़ें थी, और उन छड़ों मैंने वो कंपनी कहीं ना कहीं इनसे कनेक्टेड है, शिंदे जी से। ये मैं रहस्य उद्घाटन कर रहा हूँ, और इसके सारे सबूत, इसके सारे छानबीन, इसकी सारी रिपोर्ट कहीं ना कहीं मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस के पास भी है, एनआईए के पास भी है। तो क्या उसी केस में इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है? क्या उसी केस के तहत ये फंसे हुए हैं? क्या ये अपने आप में छानबीन का विषय। तो आपने पूछा क्या मजबूरी है? देखिए संजय जी, मेरी बात सही हो गई ना कि ऐसे काम ही क्यों करने की ईडी या किसी के दबाव में आना पड़े? अब वहीं पे मामला घूम जाता है ना। आपने पूछा कि बड़ा कद्दावर नेता है, उनने ऐसे कौन सी गलती की है, तो मैंने कहा एक जानकारी मुझ तक है, और मुझे ये भी जानकारी कि ये इसकी इंफॉर्मेशन पूरी तरह से मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस के पास है। हाँ, उस इंफॉर्मेशन को आज तक उजागर क्यों नहीं किया गया? एनआईए ने इनको पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया? क्योंकि इनके खास दोस्त थे प्रदीप शर्मा, जो इस समय जेल में उसी केस में, मर्डर के केस में, मनसुख हिरेन के मर्डर के केस में, ये तो पार्टनर थे। एकनाथ शिंदे और प्रदीप शर्मा तो ठाणे का एक क्लब दोनों मिलकर चलाते थे। तो क्या उस केस का इस विषय से लेना देना है, या आगे आने वाले दिनों में छानबीन का विषय हो सकता है? ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन बात वही घूम फिर कर आती है। एकनाथ शिंदे कल रात तक तो शिवसेना के ही नेता थे ना, ऐसे काम ही क्यों करने की किसी वजह से किसी दबाव में आ जाए या कोई पैसा दिखा दे तो उस लालच में चले जाए। लेकिन रतन शारदा जी, अब इस बात का जवाब दीजिए, उन्होंने गंभीर बातें कही है। ऑपरेशन लोटस, संजय राउत से लेकर संजय निरुपम साफ कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने इसे प्लॉट किया है। आप ही बताइए, क्या यह संयोग है कि एकनाथ शिंदे तमाम विधायकों के साथ बीजेपी शासित राज्य गुजरात में चले जाते हैं, सूरत में बैठ जाते हैं और वहां भारी सुरक्षा मिलती है? शारदा जी, किस तरह से देखते हैं आप इसे? एक संजय ऐसे थे जिन्होंने सचमुच पूरी महाभारत अपने राजा को सही सुनाई। यहाँ पर ऐसे संजय है जो अपनी गलतियां लोगों पे थोपना चाहते हैं। कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग शिवसेना से भी अधिक हुई राज्यसभा के इलेक्शन में भी और एमएलसी के इलेक्शन में भी। इसके लिए कभी उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया? दूसरी बात, ये सरकार किस तरह से चल रही थी हम जानते हैं। इन्होंने ये एंटीला का बात की, आपको पता है कि एक होम मिनिस्टर जेल में है, दूसरा होम मिनिस्टर रिजाइन कर गया। इसी किस्से को लेकर पुलिस के लोग अंदर हैं। तो आज ये रहस्योद्घाटन करते, इसकी इनको जानकारी होगी, ये बता सकते हैं। मुख्य बात यह है कि एकनाथ शिंदे ने कभी भी इस अलायंस को मन से स्वीकार नहीं किया। समाचार ऐसा है कि कुछ दिन पहले उनकी मातोश्री में उद्धव ठाकरे से बहुत जमके तनातनी हुई और तब से नाराज थे।
वो नहीं चाहते थे। आपको एग्जाम्पल दो, संभाजी नगर में जाके उद्धव ठाकरे बोलते हैं कि संभाजी नगर को संभाजी नगर नाम देने की आवश्यकता नहीं, ये नाम आपको पता है कि ये संभाजी नगर अपना यहाँ इसका है औरंगाबाद का, और जिसके लिए शिवसैनिक हमेशा लड़ते रहे, संजय जी सामने बैठे हैं, उसको उन्होंने नकार दिया। सावरकर अपमान हुआ, एक सेकंड आपको टोक रही हूँ रतन जी, फौरन अपनी बात पूरी कीजिएगा। उद्धव ठाकरे से मिलने पहुंचे अजित पवार, उप मुख्यमंत्री मिलने पहुंचे, अजित पवार मिलने पहुंचे, उद्धव के घर वर्षा पर हो रही है मुलाकात। उद्धव ठाकरे से मिलने के लिए अजित पवार पहुंचे हुए हैं। इससे पहले बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे तमाम सांसदों से भी मुलाकात कर रहे थे, अब वो अजित पवार से मुलाकात कर रहे हैं और इसी सिलसिले में तमाम जो गठबंधन के दल हैं उन सबसे चर्चा होगी कि आखिर आगे की रणनीति कैसे बनाई जाए। अपनी बात पूरी कीजिए रतन जी। देखिए 2.5 साल लग गए है सर, 2.5 साल सत्ता में जमे रहिए, खूब मजे लीजिए, और 2.5 साल बाद आपको लग रहा है कि अरे ये कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाकर नो तो हिंदुत्व से समझौता कर लिया। कैसे बात कर रहे हैं सर आप? अगर आप एमएलए से बात करेंगे, सबको चिंता चुनकर आएंगे कि नहीं आएंगे। शिवसेना के सारे सपोर्टर्स के अंदर एक बहुत बड़ी बेचैनी है जब से अलायंस हुआ, और उनको पता है कि हमारा पूरा जो सपोर्ट है जा रहा है, हमारे सपोर्टर हमारे रहे नहीं, और वहां पर जो सारा करप्शन है, और 20 महीने उद्धव ठाकरे ने ऑफिस अटेंड नहीं की, किसी को मिले नहीं। आज भी एमएलए को मिलना बड़ा मुश्किल है। तो जो एमएलए चाहते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में काम हो, उनको मिलना मुश्किल है, उनके काम होने मुश्किल है। केवल एनसीपी अपना किला संभाल कर बैठी है, केवल एनसीपी अपने काम कर रही है। शिवसेना के सपोर्टर, शिवसेना के मिनिस्टर सारे पावरलेस हैं, एमएलए को कोई काम करना नहीं मिल रहा है। इसके लिए बेचैन है कि चुनकर आएगा कि नहीं आएगा। तो इस सेल्फ प्रिजर्वेशन की लड़ाई है, इसमें शिवसेना को बीजेपी को बीच में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी। जहां तक बीजेपी के लिए प्रश्न है, मैं मानता हूं कि बीएमसी के इलेक्शन और बाकी कॉर्पोरेशन के इलेक्शन जहां उनके चांस बहुत अधिक है, उसके होने के बाद बीजेपी को अधिक हवा अच्छी मिलती और उसका अधिक उपयोग करते। उनको इस समय घर की लड़ाई के अंदर पड़ने की आवश्यकता। रतन जी, कौन सी जादू की छड़ी है कि सब क्रॉस वोटिंग कर देते हैं बीजेपी के लिए, ये सारे विधायक अलग अलग पार्टियों के? अरे कांग्रेस पार्टी कैसे क्रॉस वोटिंग करे, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कैसे छोड़ रहे हैं? जादू की छड़ी तो वो जाने जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके पास पैसे है, पावर है, जो बेकसूर लोगों को फेसबुक के पोस्ट के ऊपर जेल में डाल देते हैं, 1-2 महीने तक जिनकी बेल नहीं होती। ऐसे लोग बताए ना, जिन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करके कई लोगों को छोटी छोटी सोशल एक्टिविज्म के बहाने उसको उठा के जेल में रख दिया महीनों, जिनको अपने मिनिस्टरों की सुध नहीं, एमएलए की सुध नहीं, चीफ मिनिस्टर किसी को मिलते नहीं। ये सारे मूल कारण है। संजय जी जवाब दे रहे हैं। संजय जी जवाब, अगर आप कारण बाहर ढूंढेंगे तो उसमें आपको उत्तर नहीं मिलेगा। कांग्रेस के पतन का यही कारण है, शिवसेना का पतन का यही कारण बनेगा। ठीक है, सुन लीजिए संजय जी। ये जो रतन भाई बोल रहे हैं फेसबुक वाले मुद्दे पे, साहब एक गुजरात का एक एमएलए वो एक ट्वीट करता है, असम की पुलिस आके गुजरात से उठा के लेके चली जाती है उसको। एक कोई व्यक्ति योगी, ये आदित्यनाथ योगी जी के ऊपर कोई कमेंट करता है, उसको उठा के अंदर डाल देती है। तो आप एकदम सिलेक्टिव मत हुए इस प्रकार के आरोपों में। मुझे लगता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबके पास है और सोशल मीडिया पे एक मर्यादा में रह के सबको बोलने का हक है। संजय जी, आपका कहना आज की सरकार है, कहीं ना कहीं आज की सरकार एक इस हमाम में मुझे लगता है सभी नंगे हैं। आज की तमाम सरकारें जो एक थोड़ी सी इंटॉलरेंट सी होती दिख रही हैं कि सोशल मीडिया पे या कहीं पे किसी ने कुछ कमेंट लिख दिया या व्हाट्सएप पे कुछ लिख दिया, अगर मर्यादा के बाहर है तो ठीक है, एक कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन कई बार मर्यादा के अंदर होते तो भी उनके खिलाफ जिस प्रकार की कार्रवाई पूरे देश में हो रही है और जिसमें आप कहीं से अछूते नहीं है, भारतीय जनता पार्टी इसमें 1 नंबर पे इस पूरे प्रकरण में, इस पूरी प्रक्रिया में। तो लेकिन कोई पीछे भी नहीं है, क्योंकि केतकी चितकले के साथ जो हो रहा है वो भी पूरी दुनिया देख रही है। संजय जी, किसके साथ? केतकी, जो जिन्होंने शरद पवार के खिलाफ कुछ लिखा था। हाँ, और जिग्नेश मेवानी के साथ जो हुआ उससे भी पूरी दुनिया ने देखा। हाँ, वो सबके साथ हो रहा है और कोई भी इसमें दूध का धुला नहीं है। जल्दी से आपसे दुबे जी, दिन में तो सर आप जोश में भी दिख रहे थे, अब एकदम ही मायूस नजर आ रहे हैं, मामला फिसल रहा है क्या हाथ से? अंजना जी नमस्कार। मैं बड़ा हैरान हूं कि रजत जी जैसे वरिष्ठ विश्लेषक हमारी सरकार और पार्टी का चरित्र प्रमाण पत्र बांट दे रहे हैं। ठीक है, उनका अपना राय होगा। देखिए, ऐसा है रजत जी कि एकनाथ शिंदे के साथ जो हमारे विधायक इस समय गुजरात में है वो संकट में है, क्योंकि हमें खबर मिली है कि हमारे विधायकों को सूरत जब ले जाया जा रहा था तो एक मिनट दुबे जी, कोई किसी को फ्लाइट पर कार में
जबरदस्ती ले जा सकता है क्या? अंजना एक अगवा मिनट बात करके? कंप्लीट नहीं कंप्लीट होने दीजिए। अच्छा ठीक है। जब हमारे विधायकों प्लेन पे को कौन बिठा सूरत सकता है जबरदस्ती? नहीं जबरदस्ती की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ। हमारे विधायक इसलिए संकट में हैं कि हमारे विधायकों को जब सूरत ले जाया जा रहा था तो उन्हें ये नहीं बताया गया कि आपको किस काम के लिए हम ले जा रहे हैं। उन्हें कहा गया कि आपको सूरत चलना है। जब वो सूरत पहुंचते हैं उनके सबके मोबाइल ले लिए जाते हैं, सबके नंबर बंद कर दिए जाते हैं। नितिन देशमुख नाम का अकोला का एक शिवसेना का विधायक, जिसकी पत्नी कल एफआईआर लिखवाती है अकोला में कि मेरे पति से 24 घंटे से संपर्क नहीं हो रहा है, उनको जरा ढूंढिए, उनकी जान शायद खतरे में, वो कहाँ है मैं नहीं जान पा रही हूँ। हमारे कुछ विधायकों के साथ मारपीट हुई है, ऐसा आदरणीय संजय राउत साहब ने अभी 2 घंटा पहले चैनल के मीडिया के माध्यम से देश की जनता को कहा है। तो अंजना जी, एकनाथ शिंदे कोई बहुत बड़े ऐसे 25-50 विधायकों को लेकर वहां खुशी खुशी हमारे विधायक नहीं, एक मिनट ठीक है दुबे जी, मैं तो आपसे पूछ रही हूं सर, हमारे विधायक इस समय पूरा रिस्पेक्टफुली आपसे पूछ रही हूं कि आप कह रहे हैं कि उन्हें बोला गया कि सूरत चलिए, सबको एक साथ चलना है, क्या बोला था कि घूमने के लिए ले जा रहे हैं? नहीं तो एकनाथ शिंदे जी कोकण का हमेशा से आपको टोक रही हूं। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सूरत में शिंदे से मिलकर निकले मिलिंद नार्वेकर। बड़ी खबर इस वक्त की, मिलिंद नार्वेकर जिन्हें शिवसेना की तरफ से भेजा गया था बातचीत करने के लिए, सूरत में शिंदे से मिलकर निकले हैं मिलिंद नार्वेकर। वो क्या कहते हैं, क्या हुई बातचीत का निकला क्या कोई असर, इन सब पर रहेगी नजर। लेकिन देखिए यहाँ तो मिलिंद नार्वेकर भी उनसे जाकर मिल रहे हैं, फिर कौन से बंधक दुबे जी? मिलिंद नार्वेकर जी इसलिए गए थे रविंद्र पाठक के साथ यह देखने कि वहां की स्थिति क्या है, क्योंकि गुजरात हमारे राज्य से दूर है और हमारे अगर महाराष्ट्र की बात होती तो हमारी मुंबई पुलिस के पास यह अधिकार था। आपने कभी सुना है कि बंधक ने बीच में किसी को आकर मिलने के लिए इजाजत दी हो? अच्छा, अगर बंधक ही बनाया होगा सवाल। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं। सुबह से सुन रहा हूं कि एकनाथ शिंदे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अरे भाई, आप कोई वीडियो क्यों नहीं जारी करते? आप हमारे विधायकों को क्यों नहीं दिखाते कि देखिए इतने सारे विधायक मेरे साथ हैं और मैं इस समय गुजरात में हूं, मैं सरकार गिराने जा रहा हूं, मैं शिवसेना से नाराज हूं, मैं शिवसेना को तोड़ने वाला हूं। एक सिंगल वीडियो नहीं आ रहा। हम आपको वीडियो चाहिए? हाँ, यस बिल्कुल, हम कैसे माने? हमारे विधायक सुरक्षित हम उम्मीद करते हैं कि एकनाथ शिंदे इस वक्त टीवी देख रहे हो और अगर उनको ये दिखाना है कि हाँ वो वाकई अपनी जगह पर है, उनके साथ इतने विधायक हैं, हवाई उनका दावा नहीं है जी। दुबे जी आपसे वीडियो मांग रहे हैं, वीडियो जारी कीजिए। ठीक है, मैं लौट रही हूँ। मैं आज आपको बता रहा हूँ भामला साहब, इसके बाद मैं आ रही हूँ संजय जी। मैं आपको बता रहा हूँ अंजना जी, हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है, कितना भी ताकत लगा ले, यह सरकार नहीं गिरने वाली। ठीक है भामला जी। दुबे जी तो ऐसी बात कर रहे हैं, दुबे जरा विराम दीजिए। दुबे जी ऐसी बात कर रहे हैं जैसे एकनाथ शिंदे जी जो है दूध पीते बच्चे हैं, वो गद्दावर नेता है, मंत्री है, कैबिनेट मंत्री, बेटा का सांसद है, सूरत में किसी ने उनको अगवा करके ले गया, ऐसा उनका कहना का तात्पर्य कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि सबसे बड़े दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में चुन के आई थी। अभी आपने बहुत बोल चुके हैं, बोलती बंद करिए, जरा सुनिए मुझे भी। पिछले इस बार जो चुनाव हुआ था उसमें सबसे बड़े दल में भारतीय जनता पार्टी चुनी गई थी और शिवसेना जो है उनके बल पर जो है चुनी गई। लेकिन ये बन गया, कन्वर्जन हुआ महाविचित्र आघाड़ी की शक्ल में, जिससे जो पुराने आदरणीय बाला साहब ठाकरे को मानने वाले जो लोग थे वो वैसे भी इस बात से समर्थक। अच्छा, 2.5 साल तक मलाई लेते रहे सत्ता का। और उन्होंने कई बार इस बात को दर्शाया। भामला साहब बहुत उन्होंने सुनिए मेरी बात पूरी होने दीजिए अंजना जी, वरना मुझे बुलाइए नहीं। सर, 2.5 साल पूरा ये कहना चाह रहा हूँ कि आज तक सुनिए तो सही, आप बोलने नहीं देती, फिर आप बोलने दीजिए। आसिफ जी रुक जाए एक सेकंड, आप दुबे साहब। मेरा कहने का मतलब है कई बार उन्होंने अपनी नाराजगी जताई और इस बार जो है मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये पहली बार नहीं है। राज्यसभा के चुनाव में भी नाराजगी जताई गई। आपने देखा होगा कि 123 वोट तब ज्यादा मिले, तब मिले भारतीय जनता पार्टी को इस राज्यसभा में, और 133 वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को। संजय जी इसका जवाब देंगे। कहने का तात्पर्य है कि देवेंद्र जी, जिन्हें लोग कहते थे कि कोई काफी अकेला ही है, तो कोई अकेला ही जो है काफी है इस परिस्थिति में। मैं कहता हूं एक चाणक्य की तरह देवेंद्र जी ने इस पूरे चुनाव
और पूरे सिचुएशन को हैंडल किया है। ठीक है, संजय जी जवाब दे रहे हैं। आप 2.5 साल, क्योंकि वो फडणवीस जी पे आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने वो सरकार को तोड़ रहे हैं। ठीक है, विकास का काम नहीं ठीक है भामला साहब। आप ही के आमदारों को आप मिलते नहीं, उनके विकास के कोई काम को आप अंजाम नहीं देते रहे, और आप कह रहे हो कि आप अपने घर को तो ऑर्डर में लाइए ना, फिर भारतीय जनता पार्टी की ओर उंगली उठाइए। संजय जी अपने वो विधायक तो कह रहे हैं कि चाणक्य है, कह रहे हो उनको उठा करके लेके गया। आ रही हूँ भामला साहब, आप भी है बहस में। मूर्ख तो बात नहीं हो सकती कोई। ठीक है संजय जी, वो कह रहे हैं चाणक्य है। थोड़ा सा आप, मुझे लग रहा है राजनीति में नए हो, कृपा शंकर जी से थोड़ा सीखिए जाकर। इस महीने जो राज्यसभा के चुनाव हुए और विधान परिषद के भी जो कल चुनाव हुए, उनके नतीजे इस बात को स्थापित करते हैं कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी ने एक क्रॉस वोटिंग कराई और क्रॉस वोटिंग कराने में उनको कामयाबी दी। उसमें जैसे शिवसेना का एक उम्मीदवार हार जाता है राज्यसभा के चुनाव में, हमारा एक उम्मीदवार कल हार गया एमएलसी के चुनाव में, और उसके बाद साफ साफ दिख रहा है कि शिवसेना के कुछ एमएलए भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और कुछ कांग्रेस के भी एमएलए शिफ्ट हो जाते हैं। तो इंडिपेंडेंट संजय जी आपको टोकना पड़ रहा है मुझे, एक सेकंड सर। वो गोपी मिलिंद नार्वेकर बाहर निकले हैं, वो क्या कह रहे हैं? बड़ी खबर इस वक्त की, शिंदे को हटाने वाले पत्र पर सिर्फ 22 एमएलए के हस्ताक्षर। शिंदे को हटाने वाले पत्र पर सिर्फ 22 एमएलए के हस्ताक्षर है। विधायक दल के नेता पद से हटाने वाली जो चिट्ठी है उस पर सिर्फ 22 विधायकों के, 55 में से सिर्फ 22 साहिल जोशी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि 55 में से 22 विधायक ही खुलकर उद्धव ठाकरे के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल 22 विधायक यानी पूर्ण बहुमत भी उनके साथ में नहीं है। हालांकि अभी भी सीएलपी लीडर यानी अब देखना है कि जो डेप्यूटी स्पीकर है, क्योंकि स्पीकर तो इस्तीफा दे चुके हैं महाराष्ट्र में, इसके लिए डेप्यूटी स्पीकर ही उनका काम संभालते हैं जो राष्ट्रवादी कांग्रेस से एनसीपी को बिलोंग करते हैं। अब वो इस पर क्या फैसला लेते हैं वो देखना होगा। लेकिन 22 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ में एकनाथ शिंदे को लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता के रूप से हटाने के लिए जो पत्र दिया गया है उस पर 22 विधायकों के हस्ताक्षर देखे गए हैं। यानी अगर हम सीधा हिसाब लगाएं तो कम से कम 31 से ज्यादा विधायक इस वक्त इसके साथ हो सकते हैं, ये उसका मतलब निकल सकता है। यानी 22 विधायकों के साथ में शिवसेना कहां तक आगे अपना मामला लेके जा पाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। शिवसेना का दावा यह है कि इसके बावजूद भी कई सारे विधायक उनके साथ संपर्क में हैं और जैसे ही वो मुंबई लौटेंगे उसके बाद वो शिवसेना के खेमे में वापस आ सकते हैं। लेकिन फिलहाल 22 विधायकों का समर्थन सिर्फ उद्धव ठाकरे को हासिल है, यही इस हस्ताक्षर की वजह से दिखता है। अगर 22 विधायक उनके साथ है तो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार बहुत बड़ी संकट में है, शिवसेना खास करके बहुत बड़े संकट में है, ये बात साफ यहाँ पर नजर आ रही है। धन्यवाद आपका साहिल इस तमाम जानकारी के लिए। उद्धव के साथ बैठक में सिर्फ 22 विधायकों की मौजूदगी और सिर्फ 55 में से 22 विधायकों के हस्ताक्षर, ये बड़ा संकेत है और मुश्किलों में शिवसेना दिखाई दे रही है। और अगर यही नौबत है तो सिर्फ उद्धव सरकार ही नहीं, शिवसेना भी मुसीबत में पड़ सकती है, क्योंकि फिर इसका अर्थ है कि 2/3 के आसपास लोग क्या एकनाथ शिंदे की तरफ जाएंगे, क्या वो अलग पार्टी बना सकते हैं, इन सब पर चर्चा करेंगे। लेकिन मिलिंद नार्वेकर मिलकर निकले हैं इस वक्त तमाम नेताओं से, सूरत में विधायकों से। गोपी हमारी सहयोगी लिमिरेडियन हमारे साथ सूरत से जुड़ रही हैं। गोपी, क्या कह रहे हैं मिलिंद नार्वेकर? क्या कुछ उन्होंने मीडिया को बताया या चुपचाप निकल गए वहां से? बिल्कुल अंजना, बिल्कुल चुपचाप यहाँ से निकल गए। जिस सड़क पे, जिस रास्ते पे हम लोग मौजूद थे, यह इसके अलावा एक पीछे की साइड पे छोटा सा रास्ता है, उस रास्ते से एक पुलिस की गाड़ी उनको एस्कॉर्ट कर रही थी और वो यहाँ से सीधा निकल गए ताकि मीडिया को फेस ना करना पड़े। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मीडिया का जमावड़ा है। मिलिंद नार्वेकर और जो रविंद्र फाटक, ये दोनों की जो है मुलाकात करीब 2 घंटे तक चली है होटल में। वो 2 घंटे तक अंदर थे। हालांकि क्या बातचीत हुई, जिस तरीके से संजय राउत ये दावा कर रहे हैं कि कई सारे विधायक उनके साथ है, लेकिन उनको यहाँ पे जबरदस्ती रखा गया है। हालांकि क्या ऐसी बात है तो क्यों विधायक सामने नहीं आ रहे, ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि एक विधायक जो है नितिन देशमुख, वो हॉस्पिटलाइज है, उनको तबियत खराब होने के चलते उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, लेकिन पुलिस ने इस पूरे होटल को एक सुरक्षा के अभेद किले में तब्दील कर दिया है। हालांकि मिलिंद नार्वेकर जब बाहर निकले तो किसी भी तरीके की कोई बात नहीं की है। एकनाथ शिंदे के साथ क्या बातचीत हुई, कितने लोगों से वो मिले, कुछ भी नहीं बोला है। वो सीधा आए, सीधा यहाँ से निकल गए। और गोपी, यहाँ से
आगे बढ़े हैं और सूरत और यहाँ एयरपोर्ट से जो शिवसेना वाले हैं वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे वीडियो क्यों नहीं दिखाते अगर उनके साथ इतने विधायक हैं। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर नजर बनाए रखिए, लगातार आज तक पर कवरेज कर रही है गोपी गांगर हमारी सहयोगी सूरत के उस होटल के सामने से, जहां पर इस वक्त भी एकनाथ शिंदे उन विधायकों के साथ मौजूद है। संजय निरुपम जी, सिर्फ 22 विधायकों के हस्ताक्षर हैं जो विधायक दल के नेता पद से हटाने की बात है एकनाथ शिंदे को। ये बहुत संकट की घड़ी दिखाई दे रही है, 55 में से 22 का होना ये तो मुश्किल में लग रही है सरकार। अभी अंजना जी ऐसा है कि अभी जो सारी इंफॉर्मेशन है ना सिर्फ सूत्रों के हवाले से आ रही है। आज शिवसेना ने वर्षा बंगले पर एक मीटिंग बुलाई थी अपने विधायकों की, और उस मीटिंग में सचमुच कितने विधायक थे इसकी एकदम से कॉन्क्रीट जानकारी, एक सत्यापित की हुई जानकारी किसी के पास नहीं। एकनाथ शिंदे जी के पास कितने एमएलए हैं शिवसेना के, उनकी संख्या क्या है, इसकी भी जानकारी किसी के पास नहीं। जैसे शिवसेना की तरफ से बयान आया कि बहुत सारे एमएलए अभी गांव में और वहां से चल पड़े आ रहे हैं, एक आध शायद बीमार हैं, तो इसलिए अभी एकदम से एक बहुत बड़ा सनसनीखेज किस्म का कोई निष्कर्ष निकालना मुझे लगता बहुत अच्छी बात नहीं है। हाँ, डैमेज हुआ है, लेकिन नेता सब अनुभवी हैं, बड़े हैं, और इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करना उनको पता है, और हो सकता है आने वाले 24 घंटे 48 घंटे में इस डैमेज को कंट्रोल किया जा सकता है, और शायद सरकार बच जाएगी। लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। आप एकनाथ शिंदे की क्या शर्तें, उन शर्तों को समझना चाहिए। अब जैसे शिवसेना में एक ऐसा है कि भाई एक डिसिप्लिन अगर किसी ने तोड़ा था उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर कोएलिशन की सरकार चलानी है, एक साथ 3-3 पार्टियों की सरकार चलानी, 3-3 पार्टियों के विधायकों को साथ में लेकर चलना है, तो साथ साथ अपने विधायकों को भी समझाने बुझाने और उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनकी जो आकांक्षाएं हैं, उनकी जो डिमांड है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से उन मांगों को पूरा करने के दृष्टिकोण से सोचना चाहिए, न कि एकदम पुराने कन्वेंशनल तरीके से कि जिस व्यक्ति ने भी डिसिप्लिन तोड़ा उसको हम देखेंगे नहीं, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको हम तोड़ देंगे। इस तरह की भावनाएं नहीं होनी चाहिए। अब राजनीति बदल गया, बहुत सारे लोग महत्वाकांक्षी हो गए हैं, अलग अलग महत्वाकांक्षाएं लेकर के लोग जी रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक कंसेंसस या फिर एक सहमति बनाने का प्रयास होना चाहिए और एक दूसरे को समझने का प्रयास होना चाहिए। मुझे लगता है आने वाले 24-48 घंटे में इस प्रकार का प्रयास होगा, और जो पूरे देश में एक माहौल है कि सरकार गिर जाएगी, हो सकता है सरकार बच जाए। ठीक है, हो सकता है सरकार बच जाए, हो सकता है आप भी कह रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि भामला जी से रिएक्शन ले, आपने देवेंद्र फडणवीस पर रिएक्शन नहीं दिया। आप कह रहे थे कि वही तोड़ रहे हैं और भामला जी कह रहे हैं कि वो चाणक्य साबित हुए हैं। छोटा सा रिएक्शन। ये बात तो सही है कि राज्यसभा के चुनाव में और एमएलसी के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को शिवसेना और कांग्रेस की तरफ से कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इन दोनों चुनावों के जो रणनीतिकार थे वो तो मिस्टर फडणवीस जी हैं। अब फडणवीस जी एकदम से चाणक्य हो गए ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन जैसा मैंने प्रारंभ में कहा, किसी को ईडी के नाम पे डराया जा रहा है, किसी को सीबीआई के नाम पे डराया जा रहा है, किसी को किसी केस मुकदमे के नाम पे डरा है। हो सकता है कोई बेईमान हो सकता है कोई पैसे लेके चला गया हो, वो पैसे भी बांटेंगे। एक एमएलए को कितने पैसे दिए गए अब इसको मैं सत्यापित नहीं कर सकता, इसको साबित नहीं कर सकता, लेकिन पैसे का खेल भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रहा है। इसमें फडणवीस जी के निश्चित तौर पर सहमति होगी। तो इतना पैसा बांट करके अपने उम्मीदवार को चुनाव जिताने के बाद वो चाणक्य बन जाए तो ठीक है, वो खुश रह सकता है चाणक्य बन के, लेकिन इसको चाणक्य तो नहीं करते, ये चाणक्य नीति तो नहीं हुई, ये तो पैसे का खेल हो गया। और भारतीय जनता पार्टी के पास पैसे बेशुमार पड़े हुए हैं और उन पैसों का इस्तेमाल इस प्रकार के चुनावों में अपनी जीत दर्ज करने के लिए वो हमेशा करते रहे हैं और शायद आगे भी करते रहेंगे। और ये पूरा देश देख रहा है और एक दिन ये देश इसको नकारेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। जिसे आप चाणक्य नीति कह रहे हैं उसे वो ब्लैकमेल का नाम दे रहे हैं भामला साहब। देखिए, निरुपम जी तो कह ही रहे हैं, लेकिन इनके पहले आदरणीय शरद पवार जी ने भी कहा कि इस पूरे चुनाव में जो है अगर किसी को चाणक्य नीति के शक्ल में देखा जाए तो वो केवल और केवल देवेंद्र जी है। तो मैं समझता हूं वो एक उनकी बात को जो है महाराष्ट्र नहीं बल्कि देश सीरियस लेता है। तो ये बात आज सिद्ध हो गई है। ये अलग बात है कि जैसे कि मैंने कहा ना, 5 साल जो है महाविकास आघाड़ी ने सिर्फ और सिर्फ देवेंद्र जी के खिलाफ कहा। कई बार उन्होंने कहा वो अकेले हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूं कोई काफी अकेला ही है तो कोई अकेला ही काफी होता है। और मुझे लग रहा है इस बार जो है देवेंद्र जी ने अपने आप
आपको साबित किया। जहां तक के एकनाथ शिंदे जी का सवाल है, ये उनका अंदरूनी विषय है। भारतीय जनता पार्टी बहुत करीबी नजर रख के बैठी है कि क्या अटकलें चल रही हैं राज्य में, क्या पॉलिटिकल समीकरण बन रहे हैं, उसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जहां तक के बंदी बनाए जाने की बात कह रहे थे हमारे शिवसेना के साथी, मैं उनको बता देना चाहूंगा कि बेलोस और बिना किसी डर और दहशत के उन्हीं के पार्टी के आला नेता जाकर उन्हें मिलकर आए, 2 घंटा उनके साथ थे और 2 घंटा मिलने के बाद उनको वो खुद स्वयं वहां से आए हैं। तो ये इस किस्म की बातें एक राष्ट्रीय चैनल पर सेना के प्रवक्ता अगर करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा मजाक होता है। और ये अच्छी बात है कि आपने इसे लाइव दिखाया है, लेकिन कहने की बात यह है कि आप खुद अगर अपने कहते हैं ना, इफ यू कांट कीप योर हाउस इन ऑर्डर देन यू हैव नो राइट टू ब्लेम समबडी एल्स। और शायद कहीं ना कहीं जाके शिवसेना वही कर रही है। उन्हीं के विधायकों की अपनी तकरार है कि उन्हें मुख्यमंत्री नहीं मिलते, उनके कामों को मुख्यमंत्री अंजाम नहीं देते, एनसीपी उन्हें फंड नहीं जाहिर करती है। कांग्रेस का तो आपने देख ही लिया कि कल खुद उन्हीं का एक बैकवर्ड का जो उनका ही अपना एक उम्मीदवार है, उन्हीं को महाविकास अघाड़ी चुनकर लाने में नाकाम हो गई। आज क्या मुझे बताइए, जो पिछड़ा वर्ग है महाराष्ट्र का, क्या ये भूल सकेगा जो अन्याय हुआ चंद्रकांत हैंडोरी जी के संग? तो ये सारी चीजें हैं, आप अपना एजेंडा और आप अपनी बातें और आप अपने एक्शन से जाना चाहिए। और जो महाराष्ट्र की जनता देख रही है आज जो हो रहा है, ये नतीजा आपकी कमियों का है। किसी भारतीय जनता पार्टी को इसमें जो है इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ठीक है दुबे जी, वो कह रहे हैं कि अगर आप और आपकी कमियों को छुपाने घर नहीं संभाल सकते तो बीजेपी पर कब तक आरोप मढ़ते रहिएगा? ऑपरेशन लोटस छुपाने के लिए। अंजना जी, ठीक है, जवाब सुनिए। आसिफ बामला जी विचलित हो गए हैं। आसिफ बामला जी मनी मन इस इंतजार में है कि कब सरकार गिरे। आपके 2 नेता मिलकर एक मिनट अंजना जी, आसिफ भाई शांत हो जाइए, शांत नहीं है। आसिफ भाई शांत हो, बारी से धीरज रखिए, धीरज। नहीं दुबे जी, 2 नेता आपके मिलके निकले, चुपके से निकल गए। आपने रखना अगर बंधक बनाया हुआ था तो बंधकों को निकाल लेते। बताएंगे गुजरात तक और सूरत तक जाने की नौबत नहीं आती आपको। चूंकि अंजना जी पर राज्य में गए हैं, दूसरे राज्य की पुलिस वहां पहरा दे रही है, अब उनकी वहां क्या बात हुई है वो उसकी ब्रीफिंग देंगे। वो महाराष्ट्र पे निकल चुके हैं, महाराष्ट्र को आने के लिए वो उसकी ब्रीफिंग देंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से फिर कह रहा हूं, पुलिस ने क्या उन्हें रोका है मिलने से? अरे भाई, आपकी पुलिस ने क्या उन दोनों आपके पार्टी के नेताओं को रोका है? बामला साहब, उनको दखलंदाजी की क्या? बामला साहब, पुलिस क्यों रोकेगी? 2 घंटा बैठ पुलिस क्यों रोकेगी? जब वहां के जब एकनाथ शिंदे ने अपना ग्रीन सिग्नल दिया होगा। बामला साहब एक करके बोलिए प्लीज। बामला साहब, मिस्टर दुबे बोल रहे हैं, आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। हल्ला बोल में हम कोई शाउटिंग मैच नहीं रखते हैं सर, सब अपनी अपनी बारी में बोलिए। आपका नाम आए तभी बोलिए, प्लीज मत चीखिए। मिस्टर दुबे प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए। धीरज, देखिए जब वहां से ग्रीन सिग्नल आया तब मिलिंद नार्वेकर अंदर गए। डायरेक्ट तो अंदर नहीं गए, पहले पुलिस ने उन्हें रोका, उनकी छानबीन की। जब अंदर से मैसेज आया कि नहीं इन्हें आने दीजिए, तब वो अंदर गए। अब उनकी क्या बातचीत हुई है, कैसी हुई है, वो तो मिलिंद नार्वेकर ही बता सकते हैं। अब तो हम लाइव बैठे हैं, हमें तो अब इसके बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो किडनैपिंग का केस दर्ज कराएंगे? अगर किडनैप हुए हैं तो मैं आपके माध्यम से कह रहा हूं कि ये बहुत ही चिंता का विषय, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्योंकि जिन विधायकों के परिवारजन चिंतित हैं, पीड़ित हैं, अगर वो विधायक दूसरे राज्य में हैं, किसी के बंधक हैं, बंदी बना लिए गए हैं, तो ये तो चिंता का विषय। इस पर एफआईआर क्या, इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक मिनट अब ज्यादा वक्त नहीं है सर, वक्त की कमी है, इसीलिए आपको टोक रही हूं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।